दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने शोषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। उसके दो बैल हीरा और मोती नामक दो सीधे साधे बैल भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। तो आइए जानें कहानी में अब तक क्या हुआ। झूरी काछी के दो बैल थे, हीरा और मोती। वे दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त थे, एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते। एक दिन संयोग से झूरी का साला गया उन्हें अपने गांव ले गया। वे सोच रहे थे कि झूरी ने उन्हें बेच दिया, इसी कारण वह बहुत दुखी थे और गुस्सा भी। इसलिए गया के घर में उनका मन नहीं लग रहा था और वे उसी रात वहां से झूरी के घर जाने के लिए भाग निकले। अगले सुबह झूरी ने उन्हें घर के द्वार पर देखा तो बहुत खुश हुआ। साथ ही गांव के बच्चे भी बहुत प्रसन्न हुए। और उसके अगले दिन गया फिर आ गया उन्हें लेने और इस बार उसने उन्हें गाड़ी में जोता ताकि वे भाग न पाए। गया उनसे खूब काम लेता, उनके अड़ने पर भी उनकी पिटाई की जाती, पर काम उनसे ज्यादा लिया जाता और फिर उन्हें सजा के तौर पर मोटी रस्सियों से बांधा जाता और सूखा भूसा डाल दिया जाता। उनको तो झूरी के साथ प्रेम से रहने की आदत थी और यहाँ इसके उलट हो रहा था। पर उस घर में एक छोटी लड़की थी जो उन्हें प्रेमवश रोज एक एक रोटियां खिला जाती। उन दोनों का उससे स्नेह हो गया था। वे दोनों ही अपनी परिस्थिति समझ रहे थे और उस बच्ची की भी, क्योंकि उसकी बच्ची की माँ सौतेली थी और वह उन पर अत्याचार करती थी जैसे गया इन दोनों पर अत्याचार करता था। एक दिन जब वे रस्सी खोलने का प्रयास कर रहे थे तभी उस लड़की ने आकर उनकी रस्सियां खोल दी। उनके न जाने पर उस बच्ची ने शोर मचाया। वे इसलिए नहीं वहां से हट रहे थे कि कहीं सब भी उस बच्ची पर न शक करें और उस पर बाद में मार पड़े। इस वजह से वे वहां से नहीं जा रहे थे, पर जब बच्ची ने शोर मचाया तो वे वहां से भागे और इतनी जल्दी में वे भागे कि काफी आगे जाने पर उन्हें याद आया कि वे गलत रास्ते पर आ गए हैं और अब तक उन्हें बहुत भूख लग चुकी थी। अपने आसपास उन्होंने देखा कि मटर के खेत हैं तो वे वहां चरने लगे। थोड़ी देर के बाद जब वे वहां से बाहर आए चर के, तो उन्होंने सोचा कि अब आगे किस तरह से रास्ता देखें कि हम सही रास्ते से पहुंच जाएं। अभी वे विचार कर ही रहे थे कि उनका सामना एक भयंकर कदकाठी के सांड से हुआ जो तेजी से इनकी ओर लपका। और फिर इन दोनों को समझ में आ गया कि ऐसी स्थिति में भागना बेकार है, कायरता होगी और वे अकेले इस सांड का मुकाबला नहीं कर सकते, पर दोनों जब साथ मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे तो उसको हरा सकते हैं। और अपनी इसी नीति से उन्होंने लगातार एक के बाद दूसरा उस सांड पर हमला करता। दोनों ही एक दूसरे को बचाने में उस सांड पर लगातार हमला करते और इस तरह से उस सांड को उन्होंने हरा दिया। और थोड़ी देर बाद वे अपनी भूख शांत करने के लिए मटर के खेत में घुसे, पर वहां के रखवालों ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। वहां किसी को भी चारा नहीं डाला जाता था। ये भूख से बेहाल थे और इन्होंने कांजी हाउस की मिट्टी की दीवार को चाटना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे तोड़ने का प्रयास किया और इसी प्रयास में हीरा को रस्सियों से बांध दिया गया। फिर हीरा के इस अधूरे कार्य को मोती ने पूरा किया और उसने वो दीवार रात में तोड़ करके सभी पशुओं को वहां से भगा दिया। और वह वहां से भागा नहीं क्योंकि हीरा रस्सियों से बंधा था और फिर सुबह इन दोनों को ही रस्सियों से बांध कर रखा गया। एक सप्ताह तक वे वहां भूखे पड़े रहे। एक मरियल और बहुत ही मरियल हो गए थे। पशुओं की नीलामी की डुग्गी बजाई गई
इन दोनों को एक डढ़ियल कसाई ने खरीद लिया। वह उन्हें लगातार मारते हुए रास्ते से आगे ले जा रहा था। अचानक से उन्हें यह रास्ता परिचित सा लगा, पहचान का लगा, और वे याद कर रहे थे कि जब गया उन्हें ले गया था तो इसी रास्ते से ले गया था। जैसे ही उन्हें इसका धीरे धीरे ज्ञान हुआ, उनके अंदर फुर्ती आने लगी और उनकी कमजोरी दूर हो गई और वे तेजी से आगे बढ़ने लगे और दोनों दौड़ने लगे और अपने कुएं थान को देखा उन्होंने और थान पर जाकर ही वे रुके। झूरी ने जब उन्हें देखा तो गले लगा लिया और कसाई ने अपने बैल वापस खींचने की कोशिश की तो झूरी ने कहा, यह मेरे बैल हैं। पर दड़ियल ने फिर कहा कि उसके बैल हैं। उसने धमकी भी दी तो झूरी ने कहा कि तुम्हें किसी और के बैल बेचने का कोई अख्तियार नहीं है। इसके बाद फिर दड़ियल ने कोशिश की तो मोती ने उसे मारा और पीछे कर दिया। फिर दड़ियल थोड़ा पीछे गया, फिर मोती ने उसे गांव के बाहर तक खदेड़ कर भगा दिया और दड़ियल बहुत क्रोधित हुआ। बहुत ही उसने गाली गलौज की और ईंटे पत्थर तक फेंके, पर मोती अड़ा रहा और उसको उसने गांव में आने नहीं दिया। फिर जब दड़ियल चला गया तो मोती और हीरा के लिए अच्छे से चारा पानी डाला गया और झूरी की पत्नी ने खुशी में उनका माथा चूम लिया। तो इस प्रकार से इन बैलों की अपने घर अर्थात झूरी के घर वापसी होती है और कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आइए इसके प्रश्नों की ओर दृष्टि डालें। तो कहानी के आधार पर आइए इसके अभ्यास प्रश्नों को करने का प्रयास करें। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो संभवतः कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी कि पशुओं की संख्या का ठीक ठीक ज्ञान हो सके। कोई पशु बीमार तो नहीं है या कोई पशु उस समूह में उत्पात मचाने वाला या मारने वाला तो नहीं है एक दूसरे को, और पशुओं की संख्या भी ज्ञात हो सके कि क्या वे नीलामी की संख्या के योग्य है या नहीं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए पशुओं की हाजिरी ली जाती रही होगी। अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो जो छोटी बच्ची थी उसको उसकी सौतेली माँ मारती थी, सताती थी और यहाँ गया हीरा मोती पर अत्याचार करता था। तो दोनों के दुख लगभग एक ही थे। छोटी बच्ची की माँ बचपन में मर चुकी थी तो वह अपनों से बिछड़ने का दुख समझती थी, और यहाँ हीरा मोती जब झूरी का घर छोड़ करके आए थे तो वो भी अपने घर से बिछड़े हुए थे। तो दोनों ही एक दूसरे का दर्द समझते थे, तकलीफ समझते थे, और शायद इसीलिए उस छोटी बच्ची और बैलों का एक दूसरे के प्रति लगाव हो गया था। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो इस कहानी में अगर हम देखें तो बैलों में आपस में सच्ची मित्रता थी, एक दूसरे का हर बुरी परिस्थिति में साथ देते थे, छोड़कर नहीं भागते थे, मिलजुल कर रहते थे और निस्वार्थ परोपकार की भावना थी। जब कांजी हाउस में उन्हें बंद किया गया तो उन्होंने पूरे प्रयास से मिट्टी की दीवार गिराई और जितने जानवर वहां पर बंद थे उन सबको वहां से भगा दिया और स्वयं उन्हें बंधन में ही पड़े रहना पड़ गया। और नारी जाति का सम्मान, यह भी मूल्य उभर कर आया था जब मोती ने कहा था कि हम इस बच्ची की माँ को क्यों ना मारे, तो हीरा ने उसे समझाया कि नहीं, नारी जाति का सम्मान करना चाहिए, उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता, प्रियता, दोनों को ही स्वतंत्रता बहुत प्रिय थी। चाहे हीरा मोती गया के घर पे रहे हो, चाहे कांजी हाउस में उन्हें बंद किया गया हो, चाहे वे बधिक के हाथों में पड़े, हर वक्त उनके मन में स्वतंत्र होने की भावना जागती थी और वे उसके लिए संघर्ष करते रहते थे और अंततः इसमें वे सफल भी हुए। और धर्मपरायणता की भावना,
थे कि जब गया द्वारा पीटा गया था इन दोनों बैलों को, और हीरा से मोती फिर कहता है कि मुझे और मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा, तो हीरा कहता है कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है, अर्थात हमारी जाति का धर्म स्वामी की सेवा करना है। तो इस प्रकार से ये सभी गुण इस कहानी में इन दोनों बैलों के माध्यम से निकल करके आए। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ या मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो गधे का नाम तो सभी जानते हैं, मूर्खता का पर्याय माना जाता है, पर प्रेमचंद ने उसकी स्वभावगत विशेषताओं, उसकी सरलता, उसकी सहनशीलता, उसकी सीधापन को एक नए अर्थ से परिभाषित किया। गधे में उन्होंने निहित गुणों को ऋषि मुनियों के गुणों से तुलना की कि जैसे ऋषि मुनि सुख दुख हानि लाभ विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा बने रहने का गुण, अर्थात एक समान बने रहने का गुण उनके अंदर रहता है, ठीक उसी प्रकार उस गधे में भी उन्हीं के समान सरलता, सहनशीलता और हर परिस्थिति में एक समान रहने की भावना दिखाई देती है। अगला, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो हीरा और मोती ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे, और जब जोत पर उन्हें ले जाया जाता था तो हर एक का यही प्रयास रहता था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा भार अपनी कंधे पर ले ले। और जब हीरा की पिटाई की गई तो मोती क्रोध में हल लेकर के भागा, जिससे हल जोत जुआ सब टूट गया। और जब सांड द्वारा उन पर आक्रमण किया गया तो दोनों ही एक दूसरे के बचाव के लिए सांड के पेट में सींग घुसेड़ते थे, उसे खदेड़ते थे। और जब मटर के खेत में मोती पकड़ा गया तो हीरा वापस आ गया, वह भागा नहीं, फिर उन दोनों को ही कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। और जब कांजी हाउस की दीवार गिराने की कोशिश में हीरा को बांध दिया गया तो फिर उसका वह अधूरा कार्य मोती ने पूरा किया। तो इस प्रकार से इन घटनाओं से पता चलता है कि इन दोनों ही में गहरी दोस्ती थी। अगला प्रश्न देखिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो हीरा के कथन से लेखक का दृष्टिकोण पता चलता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। वे पुरुषों के द्वारा उनका शोषण किया जाता था, चाहे वे घर में हों चाहे घर से बाहर। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड देना अनुचित है। लेखक स्त्रियों की प्रताड़ना का विरोधी है और वह नारियों के सम्मान का पक्षधर है। वह स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता का पक्षधर है। तो आइए अब आगे के प्रश्नों की ओर दृष्टि डालें। प्रश्न 7 देखिए, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो हम जानते हैं कि आदिकाल से ही पशु और मानव साथ में रहे। मानव ने कभी उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पाला तो कभी आर्थिक लाभ के लिए। किसान जीवन में किसान हल चलाने, बोझा ढोने, पानी खींचने और सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते रहे हैं। पशु भी अपने चारे के लिए मानवों पर निर्भर रहे हैं। इस कहानी में झूरी अपने बैलों से प्यार करता है तथा उनके खाने पीने का ध्यान रखता है, तभी वे हर मुसीबत पर विजय पाते हुए प्रेम न करने वाले गया के घर से भागकर वापस झूरी के पास आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इतना तो हो ही गया, 8वां प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए।
तो मोती के इस कथन की रोशनी में हमें वो विशेषताएं बतानी है कि वो क्या क्या आशय निकल रहा था। तो मोती स्वभाव से क्रोधी जरूर है, उसे क्रोध बहुत जल्दी आता है, पर वह दयालु भी है, यह पता चलता है। मोती का स्वभाव परोपकारी है, वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। मोती एक सच्चा दोस्त है और मुसीबत के समय भी अपने दोस्त हीरा का साथ नहीं छोड़ता। अत्याचार का विरोध करने वाला है और कांजी हाउस की दीवार तोड़कर अत्याचार का विरोध करता है और साहसी है। हीरा की मदद के लिए सांड को पराजित करता है। अगला प्रश्न देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो आप जानते हैं हीरा और मोती गहरे दोस्त थे। वे एक दूसरे के बिना कुछ कहे एक दूसरे के भावों को समझ जाते थे, एक दूसरे से मौन भाषा में बात करते थे। ऐसा लगता है उनके पास अवश्य कोई ऐसी शक्ति थी जिससे ऐसा होता था। मनुष्य स्वयं को इन सभी प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, पर उसके पास यह शक्ति नहीं है कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके बिना बोले। इसमें अगला वाक्य देखिए जिसका आशय स्पष्ट करना है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो जब गया के घर हीरा मोती को काम तो बहुत करना पड़ता था और साथ ही उनके ऊपर अत्याचार भी बहुत होता था और उन्हें खाने में सूखा भूसा ही दिया जाता था। तो बैलों पर इस प्रकार का अत्याचार देख उस घर की जो छोटी सी बच्ची थी वह रात में उन दोनों को एक एक रोटी दे जाती थी। यद्यपि इससे उनकी भूख कम नहीं होती थी, तब भी उस बच्ची का प्रेम, उस बच्ची का उनके लिए जो त्याग, उनमें एक उत्साह और शक्ति का संचार कर देता था। उसी से मानो उनका पेट भर जाता था। अगला प्रश्न देखिए 10वां। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि? तो इसका उत्तर होगा ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अगला प्रश्न देखिए 11वां। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो जब हीरा मोती झूरी के घर से गया के घर तक गए और फिर गया के घर से भागे, कांजी हाउस पहुंचे, तो लगातार देखिए इस कहानी में इनका शोषण होता रहा। वे शोषण का अपने तरीके से विरोध करते थे और परिणाम ये होता था वे दोनों पीटे जाते थे। और फिर अंततः कांजी हाउस में जब वे बंद हुए तो भी उन्हें वहां बांध ही दिया गया। तो इस पर हम ये कह सकते हैं कि शोषण का विरोध करके उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। शोषण का विरोध करते हुए इतना तो दुख उठाना ही पड़ता है हर एक को, शोषित रहकर, यानी जो शोषण सहे उसे शोषित कहते हैं। तो शोषित रहकर घुट घुट कर जीने तथा प्रतिपल एक दूसरे पर आश्रित रहने से अच्छा उनका विरोध है। अर्थात प्रतिपल हम दूसरे पर आश्रित रहें, शोषण बर्दाश्त करें, तो उससे अच्छा है कि सामने वाले व्यक्ति का हम विरोध करें। इससे शोषक अपनी मनमर्जी नहीं कर पाता। तो जो शोषक है अर्थात जो हमारा शोषण करता है वह अपनी मनमर्जी नहीं चला पाता है। तो इस स्थिति में हम यही कह सकते हैं कि विरोध करना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? हाँ, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से कहानी आजादी के आंदोलन से जुड़ी हुई है। ये दो बैल सच्चे भारतीय हैं, सच्चे भारतीयों का प्रतीक हैं, जिनमें एक
गांधी जी, जैसे हीरा गांधी जी के मत का समर्थक था, तो दूसरा मोती क्रांतिकारी यानी गरम दल का समर्थक था। दोनों मिलकर आजादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। झूरी का घर यहाँ पर स्वदेश का प्रतीक है, जहाँ आने के लिए दोनों सदैव व्याकुल रहते हैं और उन्हें इसके लिए अनेक बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे क्रांतिकारियों को सजाएं, कई प्रकार की सजाएं दी जाती थी और काला पानी की सजा दी जाती थी। उसी प्रकार से इन्होंने ऐसी सजा को कांजी हाउस में झेला। वहाँ ये दोनों साथी कई जानवरों को मुक्त कराते हैं और फिर दोनों को बांध दिया जाता है और दोनों को मारने के लिए अर्थात इनकी नीलामी कर दी जाती है और नीलामी की जाती है एक बधिक के हाथों, एक कसाई के हाथों। और ये दोनों समझ जाते हैं कि आने वाले समय में इनके साथ क्या होने वाला है, परंतु फिर भी ये प्रयासरत रहते हैं और इनकी वापसी स्वदेश में हो जाती है, अर्थात झूरी के घर ये पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न भाषा अध्ययन से है, व्याकरण का है। बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। पिछली कक्षा में आपने निपात पढ़ा था और इस पाठ का हमने अध्ययन भी किया था और कई प्रश्न हल किए थे। तो वे शब्द या वे शब्दांश जो वाक्य में जोर देने का काम करते हैं वे निपात कहलाते हैं। तो ऐसे ही वाक्य छांटने हैं जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो इस कहानी में। तो आशा है ये वाक्य आप खुद से देख लेंगे। 1 या 2 मैं बता देती हूँ और बाकी आप खोज लीजिएगा। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। तो यहाँ भी निपात है। झूरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता था, यहाँ भी निपात है भी। तो ऐसे वाक्य आप और छांट करके इस उत्तर को पूरा कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो 14वां प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। तो रचना के आधार पर आपने वाक्य के भेद अभी पिछली कक्षा में पढ़े थे, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो उन्हीं लक्षणों के आधार पर हमें देखना है कि ये वाक्य क, ख, ग, घ, अंग किस प्रकार के वाक्य हैं। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। गिरना था कि यह वाक्य मिश्र वाक्य है और इसमें उपवाक्य छांटना है, अर्थात इन वाक्यों में आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य दोनों ही देखना है। तो दीवार का गिरना था यह प्रधान वाक्य है और अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे यह उपवाक्य है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अगला देखिए, सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। तो यह भी मिश्र वाक्य का ही भेद है। इस वाक्य में देखिए प्रधान वाक्य है सहसा एक दढ़ियल आदमी आया। आया जो सबसे आखिरी में लगा है वो भी होगा आया, यह प्रधान है। और आश्रित उपवाक्य जो विशेषण का है, आश्रित उपवाक्य है जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर। तो देखिए जिसकी आंखें लाल थीं विशेषता बता रहा है ना, इसलिए विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और ऊपर वाले में संज्ञा आश्रित उपवाक्य था क्योंकि जानवर
कैसा बता रहा है? अधमरा है, एक तरह से उसकी संज्ञा पता चल रही है, तो वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया और खा का विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला देखिए, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। यह वाक्य भी मिश्र वाक्य है और प्रधान है इसमें हीरा ने कहा, प्रधान उपवाक्य है हीरा ने कहा, और आश्रित उपवाक्य इसका है संज्ञा, गया के घर से नाहक भागे, तो यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। अगला देखिए, घ, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, तो इसमें यह मिश्र वाक्य है और इसका प्रधान वाक्य है बिकेंगे, और आश्रित उपवाक्य है मैं बेचूंगा तो। मैं बेचूंगा तो क्रिया विशेषण का प्रकार है, तो यह क्रिया विशेषण का उपवाक्य होगा इसमें, और प्रधान में होगा बिकेंगे। आखिरी देखिए इसका अंगा, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, तो यह भी वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। और इसमें चलिए देखिए, प्रधान वाक्य है तो मैं बेमारे न छोड़ता, तो मैं बेमारे न छोड़ता, यह है प्रधान वाक्य, और इसका आश्रित उपवाक्य है क्रिया विशेषण ही है अगर वह मुझे पकड़ता, यह क्रिया विशेषण है अगर वह मुझे पकड़ता, एक क्रिया करने की स्थिति बताई जा रही है, अगर वह मुझे पकड़ता, तो यह क्रिया विशेषण का आश्रित उपवाक्य है। तो जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें यह समझेंगे, परंतु आपके कोर्स में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, रचना के आधार पर नहीं। पुस्तकों से आप रचना के आधार पर वाक्य भेद के कुछ नियम इत्यादि जान लीजिएगा। अगला है 15वां प्रश्न, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इस कहानी के 5 मुहावरे आप ही छाटिएगा और ये प्रश्न आप स्वयं से करिएगा। तो आज हमारा यह पाठ समाप्त होता है।